students, today I will take the problems based on the sum of nth term in arithmetic progression. Arithmetic progressions में समांतर श्रेणी में हम क्या करने चल रहे हैं, कुछ वर्ड प्रॉब्लम करने चल रहे हैं। वर्ड प्रॉब्लम इस तरह से होते हैं कि सामान्य तौर पर हम अपनी डे टू डे की लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको शेयर करने की कोशिश करते हैं, और ये प्रॉब्लम्स कुछ इस तरह से होते हैं जो हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड होते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड होने का मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे हैं, किस तरह से इनको सॉल्व किया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो टॉपिक है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द सम ऑफ nth टर्म इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब पहला एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल्स हमारा है, इफ द सम ऑफ first 10 terms of an AP is 140 and sum of first 16 term is 320, then find the sum of first m terms। प्रॉब्लम समझ में आई? यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि पहले 10 पदों का योग 140 है, लेकिन इसी के साथ जस्ट दूसरा क्वेश्चन भी कर रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स इज 320। कल की वीडियो में मैंने बताया था कि फर्स्ट एक टैग वर्ड्स हो गया। टैग वर्ड्स होने का मतलब कि जब हम एपी को असेंडिंग ऑर्डर में हैंडल कर रहे होते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में हैंडल करने के समय फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो हमारा वर्क डन हो रहा है, वर्क हो रहा है, वो किस बेस में हो रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है, इस नाते हम बार बार फर्स्ट वर्ड को अप्लाई कर रहे हैं कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स एंड सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म। तो दीज आर टू कंडीशंस आर अराइव्स इन योर प्रॉब्लम। नाउ आई विल फाइंड द mth टर्म। अब हमें यमवा पद पता करना है, और यमवा पद पता करने के लिए अब हमारी प्रॉब्लम्स एक रूट वे में आ गई कि जैसे मैं बार बार इस चीज़ को आप लोगों को ऑपरेशंस करने के लिए बताते हैं कि क्वेश्चंस में क्या करना है। फर्स्ट इज व्हाट इज गिवन, व्हाट इज रिक्वायर्ड। अब गिवन में तो आपको दे दिया गया कि 10 पदों का योग 140 है और 16 पदों का योग 320 है। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ से सम ऑफ यम टर्म के पदों की वैल्यू बतानी है कि उसके यम पदों का योगफल क्या होगा। अब ये प्रॉब्लम्स आपकी समझ में आ रहा होगा किस पर बेस्ड कर रहा है, समांतर श्रेणी पर बेस्ड कर रहा है। कैसा प्रॉब्लम है? वर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, वर्ड बेस्ड है। कहने का मतलब कि हम डायरेक्टली इसमें क्या कर रहे हैं कि डायरेक्टली कोई वर्क ऐसा नहीं ला रहे हैं कि जिसके माध्यम से सामान्य तौर पर आप ये जानने की कोशिश करें कि एपी हमारा कहाँ है। एपी भी हमें बनाना है, एपी के अनुसार सम ऑफ द टर्म्स भी फाइंड आउट करना है, और सम ऑफ द टर्म्स अगर हमें फाइंड हो रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस के साथ साथ लास्ट में हमें mth टर्म फाइंड आउट करना है। ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में कब होनी चाहिए। तो अब आते हैं सॉल्यूशंस कैसे इसका किया जाए। सॉल्यूशंस करने के लिए लेट फर्स्ट टर्म बी ए। मान लेते हैं कि पहला पद इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये है, एंड कॉमन डिफरेंस जिसे आप हिंदी में सार्वांतर बोलते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे काफ़ी कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं कॉमन डिफरेंस के लिए। तो इसको आप हिंदी में समझ लें, समांतर माध्य इसको बोलते थे। तो समांतर माध्य की वैल्यू क्या मान लेते हैं? डी, और प्रथम पद मान लेते हैं ये। मीन्स कि फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। ये दो कंडीशंस हमने एज ए वेरिएबल फाइंड आउट कर लिया। सपोज कर लीजिए कि उसको हमने अपने अकॉर्डिंग लेट कर लिया, सो दैट S10 का मतलब क्या होता है? 10वें पद की वैल्यू। तो 10th टर्म की S10 का मतलब सम ऑफ 10 टर्म्स। तो सम ऑफ 10 टर्म की बात करते हैं तो फॉर्मूला कल वाले वीडियोस में आपको बताया गया था कि कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस है तो उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में सम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फार्मूला अराइव किया गया था कि S इज इक्वल टू n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी करते हैं। सेम कंडीशंस में उसी फार्मूले को हम यहाँ पर 10 टर्म के सम के लिए यूज करते हैं। तो यस 10 इज इक्वल टू 10/2 इंटू 2a प्लस 10-1 इंटू डी करते हैं। सेम कंडीशंस
यहाँ पर आती है कि S10 हमारा क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट 10 टर्म का सम यहाँ पर दिया गया है 140। तो अब S10 की जगह हम क्या कर देते हैं, 140 कर देते हैं। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, मतलब कितने पदों का योग है, 10 पदों का योग है। तो यहाँ n/2 की जगह 10/2 और 10/2 का सोल्यूशंस 5 आ जाता है। सेम कंडीशंस में 2a प्लस, अब n की वैल्यू 10 है, एवरी प्लेस पर जहाँ जहाँ 10 होगा, n होगा वहाँ 10 रख देंगे। तो 2a प्लस 10 - 1 इंटू d, इट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ से 2a प्लस 9d में कन्वर्ट हो गया। अब आपके पास देख रहे हैं 5 इंटू 2a प्लस 9d दैट इज इक्वल टू 140 मिल रहा है। फिर आप क्या कीजिए, 5 मल्टीप्लाइड है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए। तो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 140/5। 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये क्या आ जाता है आंसर, 28 आ जाता है। 28 आने पर हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में असाइन कर देते हैं कि 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 28, कि 2a प्लस 9d की वैल्यू क्या आ गई, 28 आ गई। यही हमारा फर्स्ट इक्वेशन हुआ जिसको हम लेफ्ट हैंड के फिंगर से शो कर रहे हैं। सेम कंडीशंस में नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं। अब नेक्स्ट कंडीशंस पर फिर क्वेश्चन में आते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म इज 320। पहले 16 पदों का योग 320 है। कहने का मतलब कि बार बार जो सीरीज को टेकअप किया जा रहा है वो असेंडिंग ऑर्डर में ही किया जा रहा है। तो असेंडिंग ऑर्डर में करने के कारण अगेन हमने टैग लगाया S16। S16 का मतलब 16 पदों का सम। तो S16 इज इक्वल टू 16/2, n की जगह हमने 16 रख दिया। तो 16/2 इंटू 2a प्लस 16 - 1 इंटू d, और इनको भी सिंप्लीफाई करते हैं तो S16 की वैल्यू जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है 320, तो 320 वहाँ रख दिए S16 के प्लेस पर। सेम कंडीशन में 2 से डिवाइड कर दीजिए 16 को, तो सोल्यूशन क्या आ गया 8। तो 8 इंटू 2a प्लस 16 - 1 मीन्स कि 15d हो गया। तो 2a प्लस 15d मल्टीप्लाइड बाई 8 इक्वल टू 320। इनको सॉल्व कर लेते हैं तो 2a प्लस 15d इज इक्वल टू 40 आ जाता है। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। तो अभी आपने देखा दो कंडीशंस आपके प्रॉब्लम में थी, दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग दो इक्वेशन फाइंड आउट कर लिए गए। अब क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो लीनियर इक्वेशन जैसा टू वेरिएबल ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, जिसके टर्म्स क्या हैं, ए और डी हैं। ए को आपने फर्स्ट टर्म माना है, डी को कॉमन डिफरेंस माने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए जैसे देख रहे हैं दोनों इक्वेशन में 2a प्लस 2a है, यहाँ इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 2a से 2a सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 9d माइनस 15d। अब 15 में से 9 को माइनस कर दीजिए तो माइनस 6d बचेगा, और माइनस 6d इज इक्वल टू 28 में से 40 को माइनस कर दीजिए। तो 28 में से 40 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -12। तो माइनस 6d इज इक्वल टू -12, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो d इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया, जो कि आपकी वैल्यू यहाँ पर शो कर दी गई है। इसका डिटेल सोल्यूशन नहीं दिए हैं इसीलिए कि बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है, हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, इतना ही आपके लिए एनफ हो जाएगा। और सिंपली ऐसे इक्वेशंस को सभी बच्चे सॉल्व करते हैं। बात समझ में है। तो d की वैल्यू क्या आ गई, d इज इक्वल टू 2 आ गई। अब d की वैल्यू अगर हमें मालूम हो गई, दो वेरिएबल्स का लीनियर इक्वेशन था, सेम कंडीशंस में d की वैल्यू चाहे फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन किसी में पुट कर दीजिए तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो 2a प्लस 9 इंटू डी, 9 इंटू डी का मतलब 9 इंटू डी के प्लेस पर 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9 2 जा 18 हो जाएगा। तो 2a इज इक्वल टू 28 माइनस 18, 28 में से 18 माइनस कर देंगे 10 आ जाएगा। तो 2a इज इक्वल टू 10, तो a इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ बॉक्स में दिया गया है। इसी को हमने शॉर्टकट में कहा दिया था, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट a इज इक्वल टू 5 एंड d इज इक्वल टू 2। अब आपका एक प्रॉब्लम्स का सीक्वेंस बन गया कि अब आप 50 या मोर देन 60% प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। लास्ट स्टेज क्या रह जा रहा है कि देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स। अब
प्रथम m पदों का योगफल क्या होगा, इसको फाइंड करने के लिए तो हेंस सम ऑफ फर्स्ट m टर्म। अभी तक क्या था कि हम वेरिएबल सॉल्व किए, अब वेरिएबल सॉल्व हो गए तो अब वेरिएबल्स के ही टर्म में हमें अगला आंसर देना है। तो सम ऑफ m टर्म की वैल्यू लाने के लिए यस m मतलब कि mth टर्म का सम चाहिए, दैट इज इक्वल टू m/2, फिर वही पहले वाला फार्मूला 2a + m-1 इंटू डी करते हैं और यहाँ पर वैल्यू पुट करते जाइए। m/2 2 इंटू a की वैल्यू 5 है, इस नाते 5 को रिकॉल कर लिया तो 2 इंटू 5 हो गया, प्लस m-1 इंटू डी की वैल्यू 2 है तो डी के प्लेस पर 2 को प्लेस कर दिए। सेम कंडीशंस में तो m/2 इंटू 2 5 10 और यहाँ से 2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए m-1 में तो 2m-2 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करते हैं, 10 - 2 8 हो जाएगा, तो अगले स्टेप में क्या नोट करेंगे, m/2 इंटू 2m + 8। अब 2m + 8 हो गया। ऐसी कंडीशंस में अब हम क्या करें, 2 कॉमन कर सकते हैं यहाँ से, जहाँ हमारा लेफ्ट हैंड फिंगर है तो 2 को बाहर कर लीजिए तो 2m/2 इंटू, अब 2 से इसको कॉमन कर लिए हो तो m + 2 4 × 8, m + 4 बचा, 2 से 2 यहाँ कैंसिल कर दिए। अब हमारे पास क्या है, m इंटू m + 4, तो Sm की वैल्यू क्या हो गई, m × m दैट इज m² प्लस m × 4 दैट इज 4m। तो हमारा सम ऑफ m टर्म्स जो आ जाएगा वो Sm इज इक्वल टू m² + 4m। इसको हमने बॉक्स में शो कर दिया है। बॉक्स में शो कर देने से क्या होता है, क्वेश्चंस की एक इम्पॉर्टेंस बढ़ जाती है, एग्जामिनर्स को आंसर आपका सर्च नहीं करना होता है, तो इसको इजली वे में प्रेजेंटेशंस का एक गुड मैनर मानते हैं, जिसके माध्यम से आपने ए को स्पेशली डिफाइन कर दिया, डी को कर दिया, mth टर्म का सम जो था उसको बॉक्स में कर दिया। कोई भी एग्जामिनर्स इसको रीड कर रहा है या क्वेश्चंस चेक कर रहा है तो उसको तत्काल अपने रिजल्ट मिल जाते हैं और रिजल्ट मिल जाने के बाद आपको फुल मार्क्स कर देता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे आप कोई प्रॉब्लम्स एग्जामिनर्स या टीचर्स किसी से भी समझते हैं तो आपका उद्देश्य क्या होता है कि मैक्सिमम प्रॉब्लम मुझे समझ में आनी चाहिए। सेम यही चीज़ एग्जामिनर भी आपसे उम्मीद करता है कि इन द केस ऑफ कॉपी चेकिंग, जब वो कॉपी इवेल्युएट कर रहा होता है तो चाहता है कि हमारा स्टूडेंट्स इतना अच्छे ढंग से प्रेजेंटेशंस दे कि हमें कुछ भी इसके क्वेश्चन टारगेट खोजने ना पड़े, एटलीस्ट आंसर लेने के लिए हमें बिल्कुल सामने चीज़ें आ जाएं टू द लॉजिकल, और इस तरह के आंसर प्रेजेंटेशन से एग्जामिनर काफ़ी खुश होता है, जिससे वो आपको फुल मार्क्स देता है, आपके डिवीज़न अच्छे हो जाते हैं और इन द केस ऑफ कंपटीशन आपके करेक्ट आंसर्स होने से आपका सिलेक्शन हो जाता है। सेम सीक्वेंस में हम सेकंड क्वेश्चंस की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी इसी पर बेस्ड करता है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द सम ऑफ nth टर्म, लेकिन दोनों के अलग अलग मैनर्स हैं। उन मैनर्स को ध्यान में रखते हुए हमने कहा इस टाइप के भी प्रॉब्लम्स बच्चों को बताए जाएं जिससे इसका लाभ मैक्सिमम बच्चों को हो। जैसे फॉर एग्जांपल, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के कितने पद होंगे। पहले तो उसने एपी को दे दिया, एपी की वैल्यू क्या है 20, 19 साइड्स 1/3, 18 साइड्स 2/3। सेम सीक्वेंस में इन्होंने ये सीरीज दे दिया। अब क्वेश्चन हमसे क्या कर रहे हैं, पहली बात तो इन्होंने हाउ मेनी टर्म्स का, पदों की संख्या कितनी है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, मस्ट बी टेकन सो दैट द सम इज 300। बात समझ रहे हैं कि मस्ट बी टेकन मतलब कि जो ये टर्म्स लिए गए हैं उन टर्म्स में लेने के साथ साथ सो दैट देयर सम इज 300। अब कितने पद होंगे ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनके सम क्या हैं 300 हैं। अब जस्ट उल्टा क्वेश्चन, जैसे पहले आपको दिया गया था कि उसमें यमवा पद पूछ रहा है कि mth टर्म क्या होगा, यहाँ पर कह रहा है कि उस पद का वैल्यू दिया गया है, उसका सलूशन दिया गया है, कि मतलब उसके सम दिए गए हैं, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं मालूम है। तो नंबर ऑफ टर्म्स ना मालूम होने के नाते सेकंड क्वेश्चन जस्ट अलग नेचर का दिख रहा है जो आपके फर्स्ट एग्जाम्पल से है। सेम सीक्वेंस में हमने क्या किया कि लेट Sn इज इक्वल टू क्या है 300 मान लिया। Sn 300 मानने का रीजन क्या होता है कि एक्चुअली
यहाँ पर nth टर्म की वैल्यू, सम ऑफ nth टर्म 300 होगा, तो 300 हमने शो कर लिया। a की वैल्यू क्या मिल रही है 20, क्योंकि आपको इस सीरीज में दिख रहा है फर्स्ट टर्म हमारा 20 है। सेम कंडीशंस में d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 58/3। 58/3 क्यों होगा, क्योंकि 19 साइड्स 1/3 को सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 19 साइड्स 1/3 को सिंप्लीफाई करने पर 19 3 जा 57 प्लस 1 58/3 माइनस 20, मतलब कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट वी गेट द कॉमन डिफरेंस। इसके द्वारा हम कॉमन डिफरेंस पाते हैं। तो कॉमन डिफरेंस में आपने देखा कि यहाँ से 58/3 माइनस 20 को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 3 एलसीएम हो जाता है, और 3 एलसीएम होने पर ये तो 58 अपनी जगह 58 ही रहेगा, माइनस 20 को 20/1 कंसीडर करते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में 1 से 3 को डिवाइड करते हैं जो एलसीएम है, तो 3 टाइम्स गया, 3 को मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर में किए तो 23 जा 60 हो जाएगा। तो 58 माइनस 60/3, जिसका सोल्यूशन क्या आ जाता है -2/3। सेम सीक्वेंस में अब हमें a की वैल्यू मालूम हो गई, d की वैल्यू मालूम हो गई, और Sn की वैल्यू 300 दिया ही है, जिसमें n जो है हमारा एज ए वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। तो इसके इक्वेशंस के लिए फिर हम क्या करते हैं, वही पहले वाला फार्मूला सम ऑफ द टर्म्स। तो सम ऑफ द टर्म्स का फार्मूला यूज करते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट में 2 इंटू 20 मीन्स 2a था, तो a की जगह a की वैल्यू पुट कर देते हैं, प्लस n-1 इंटू d की जगह -2/3 रख दिए, और इसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं तो 300, ये Sn की वैल्यू जो दिया था जो अननोन वैल्यूज है, तो 300/1 इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट में 22 जा 40 हो गया, -2/3 का मल्टीप्लाई n और 1 में कर देते हैं, तो -2n/3 n से मल्टीप्लाइड होने पर हुआ, और ये -1 में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 2/3 हो जाता है। फिर एक बार इसको 3 एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करते हैं, और इधर n/2 का इधर क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, तो 300 जा 600 हो जाएगा। 600 इज इक्वल टू n इंटू, अब इसका ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं इनमें 3 एलसीएम ले लेते हैं। 3 एलसीएम ले लेने पर यहाँ 40 है, केवल इंटीजर पार्ट्स है, तो 40 को 40/1 कर दीजिए, तो 1 3 जा 3, इस नाते 3 का मल्टीप्लाई 40 में हो जाएगा, तो 43 जा 120 माइनस 2n प्लस 2, ये मतलब सीक्वेंस आ जाएगा। अब इन सीक्वेंस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, फिर हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 आया, 3 को क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं 600 के साथ, तो 600 3 जा 1800 आ जाएगा, और 1800 इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, n जब मल्टीप्लाइड होगा ब्रैकेट के अंदर तो 120n माइनस 2n स्क्वायर प्लस 2n हो जाएगा। सेम कंडीशंस में अब हम क्या करते हैं, -2n स्क्वायर, मतलब कि हमने देख लिया नेचर इसका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बन रहा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के मतलब n का जो डिग्री 2 है उस टर्म को हम पॉजिटिव वे में लाने की कोशिश करते हैं, और मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में हो, तो उसको जब हम वहाँ राइट से लेफ्ट में लाएंगे तो -2n स्क्वायर की जगह प्लस 2n स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 120n जो राइट में है और प्लस 2n, तो 122n हो जाएगा। लेफ्ट साइड में लाएंगे तो -122n होगा, और साथ में लेफ्ट में ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है 1800, तो 1800 प्लस में हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। इससे आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब यहाँ देख रहे हैं कि 2 अभी कॉमन हो सकता है, तो 2 को हमने कॉमन करते हुए n स्क्वायर माइनस 61n प्लस 900 इज इक्वल टू 0 कर रहे हैं। अब कुछ बच्चों को भ्रम होगा कि 2 कॉमन किया गया तो 2 गया कहाँ, 2 जो है 0 के तरफ, मतलब राइट हैंड में ट्रांसफर कर दिया, और 0/2 की वैल्यू 0 हो जाती है। सेम कंडीशंस में अब जब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो सिंपली इनको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ट्रिपल टर्म फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टर थ्योरम को फॉलो कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं 900 का अगर फैक्टर किया जाए
तो 900 का फैक्टर 36 इंटू 25 के रूप में आएगा। तो 36 इंटू 25 के रूप में होने पर अगर हम 36 और 25 दोनों को ऐड कर देते हैं तो वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, 61 हो जाती है। सेम कंडीशंस में हम इन मिडिल टर्म का जो -61n था उसको एक्सपेंड कर देते हैं। किन रूपों में, -36n और -25n। तो हमारा जो ट्रिपल टर्म फंक्शन था वो किस में हो गया कन्वर्ट, 4 टर्म में हो गया, जो आपके सामने दिख रहा है जहाँ हमारे लेफ्ट हैंड फिंगर है। n स्क्वायर -36n -25n प्लस 900 इज इक्वल टू 0। अब सेम कंडीशंस में हम क्या करते हैं, फर्स्ट 2 टर्म में क्या कॉमन हो सकता है, लास्ट 2 टर्म में क्या कॉमन हो सकता है, उस कॉमन को यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फर्स्ट 2 टर्म में हमारा n कॉमन हुआ और ब्रैकेट में क्या आ गया, n -36। दूसरा फिर माइनस कॉमन किए लास्ट 2 टर्म में, अगर हम माइनस कॉमन कर लेते हैं -25 तो जाहिर सी बात है कि जो प्लस 900 है उसका साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन कॉमन लेने पर ये थर्ड वाले टर्म को माइनस माइनस प्लस कर दिया और 25 हमने कॉमन ही ले रखा है। तो फर्स्ट प्लेस पर मतलब कि जो थर्ड टर्म होगा वो n के रूप में आ जाएगा +n, और जो प्लस 900 था वो किस में, -25 कॉमन होने पर प्लस माइनस कर देगा जो -36 हो गया, और इस तरह से ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इक्वल टू 0 दिखा दिए। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ फर्स्ट टाइम n -36 जो दोनों के लिए कॉमन था, दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए, क्योंकि ट्रिपल टर्म फैक्टराइजेशन में बहुत मायने रखता है। अगर ब्रैकेट आपका दोनों सेम नहीं रहा तो इट मीन्स योर ट्रायल इज फेल्योर। ये मतलब जो आपने ट्रायल किया, ट्रायल एंड एरर प्रोसेस किया, वो कहीं ना कहीं फेल कर रहा है। तो इस नाते ब्रैकेट का सेम होना कंपलसरी है। तो पहले ब्रैकेट में जो कॉमन था n -36 रख लिए, और इसके अलावा n और -25 जो कॉमन टर्म्स निकाले गए थे उनको अदर ब्रैकेट में कर लिए। तो आप देख रहे हैं n का दोनों स्टेज में नेचर क्या है, पॉजिटिव है। मतलब कि n को सिंप्लीफाई किया जाए तो एक n की वैल्यू 36 पॉसिबल है और दूसरे n की वैल्यू 25 पॉसिबल है। कहने का मतलब कि इन दोनों कंडीशंस को ये फुलफिल कर रहा है। ऐसी कंडीशंस में हाउ मेनी टर्म्स का एग्जांपल आपको किससे मिल रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो सकते हैं, 36 भी पॉसिबल है और 25 भी पॉसिबल है। तो बोथ पॉसिबिलिटीज आर अराइज्ड इन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अभी आपने देखा कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द समेशन ऑफ nth टर्म इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और भी मैं देख रहा था कि इसमें बहुत सारी वीडियोस बन सकते हैं, इस नाते वीडियोस बन सकते हैं कि इसका मेन अप्रोच जो होता है अप टू 9th स्टैंडर्ड से ही स्टार्ट होता है और अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन कंपटीशन हर प्लेसेस पर इसकी डिमांड होती है और स्पेशल डिमांड रीजनिंग में होती है। इस नाते इस टॉपिक पर हमारे और भी वीडियोज़ आएंगे और इससे भी अट्रैक्टेड वीडियोज़ आने की हमने सोच रखा है। तो हम ये चाहते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस इतनी अच्छी तरह से तैयारी हो जाए कि लाइफ लॉन्ग कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में आपको फेल न कर सके। इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर अगला वीडियो नेक्स्ट टाइम में मिलेगा। थैंक यू।